प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। और आज हम दिसंबर 2023 में जो प्रश्न पत्र आया था उसके हम 20% हल कर चुके थे। अब आगे 30 क्वेश्चंस को हम हल करेंगे, सोल्व करेंगे, उनके बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे। तो आप भी अपने साथ पेन कॉपी जरूर लेके बैठिए, क्योंकि थोड़ी सी बौद्धिक मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी। मेरे साथ साथ थोड़ा सा प्रयास आपको भी करना पड़ेगा। और जो भी आपका स्टडी मटेरियल है वो जरूर लेके साथ बैठिए, और मैं क्वेश्चंस पूछूंगा, आपको उसके उत्तर भी देना है। और ये हम 71 से लेकर 100 तक लगभग जो 30 क्वेश्चंस है उनको आज हम सोल्व करेंगे। तो जो पहली बार नेट का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए तो ये रामबाण हो सकता है, बहुत ही उपयोगी हो सकता है यह वीडियो, क्योंकि 20 क्वेश्चंस हम पहले बता चुके हैं। और 20 क्वेश्चंस को सोल्व करने का मतलब हम 200 क्वेश्चंस की चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर हम 30 क्वेश्चन सोल्व करेंगे, लेकिन 30 क्वेश्चंस के साथ हमारे लगभग 300 क्वेश्चंस सोल्व होंगे। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप अपने साथ पेन कॉपी लेकर जरूर बैठें। हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे, हम साथ मिलकर चलेंगे तो डेफिनेटली हम अपने लक्ष्य तक, अपनी मंजिल तक बहुत जल्दी और बहुत ही आसानी से पहुंच जाएंगे। आपका नेट भी आराम से क्लियर हो जाएगा, बल्कि जो जीआरएफ की आस लगाए बैठे हैं उनका जीआरएफ भी क्लियर हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो आपका बहुत ही अच्छा प्यार और रेस्पॉन्स मिल रहा है। और आपको तो ये वीडियो मात्र 40-45 मिनट या अधिकतम 1 घंटे में सुनने को मिल जाता है, लेकिन उसके पीछे हमें एक वीडियो के पीछे लगभग 5 घंटे का समय लगाना पड़ता है। एक एक क्वेश्चंस के पीछे जदोजहद करनी पड़ती है, खोजना पड़ता है, समझना पड़ता है, उस पर विचार करना पड़ता है, और उसके बाद उस वीडियो को अपडेट करना पड़ता है, आप तक पहुंचना पड़ता है। तो आप तक पहुंचने में मुझे लगभग 5 घंटे का समय लगता है, और इसलिए आपका भी थोड़ा दायित्व बनता है, आपकी भी थोड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी भी थोड़ी जिम्मेदारी बनती है ना, कि आप भी थोड़ा रेस्पॉन्स करें, थोड़ा नोट करें, और क्वेश्चंस जो मैं पूछता हूँ वीडियो के अंदर उसका उत्तर मुझे जरूर दें, क्योंकि इसका मतलब तो ये है कि आपने सुन लिया और बस बात खत्म। मैं चाहता हूं कि आप सुने भी और आप खोजी भी बने, आप सर्च भी करें, आप उन चीज़ों को ढूंढें, और जब वो लगन आपको लग जाएगी ढूंढने की, खोजने की, क्योंकि ये वीडियो बनाने से पहले मैंने भी तो क्वेश्चंस खोजे हैं ना, क्योंकि हर क्वेश्चन मुझे नहीं आता है, हर आंसर मुझे नहीं आता है, मुझे भी खोजने पड़े हैं। कोई गीता का पर्सन है तो गीता के अलग अलग बुक्स लेकर मुझे खोजने पड़े हैं, उपनिषद का कोई पर्सन है तो वो किताब लेकर मुझे खोजने पड़े हैं। तो जब खोजी प्रवृत्ति आपकी हो जाती है तो डेफिनेटली आप अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंच जाएंगे। खोजी प्रवृत्ति हो जाती है तो नई नई चीजें निकलकर सामने आती हैं, आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं, और आपका जो ब्रेन है वो अपग्रेड होता है, काफ़ी चीज़ें उसके अंदर आने लगती हैं, और आपकी खोजी प्रवृत्ति होने से आप मतलब नई क्रिएटिविटी की ओर बढ़ जाते हैं, कुछ प्रश्न आपके दिमाग में भी खड़े होने लग जाते हैं। तो एक अच्छी बात है ये। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इससे पहले वीडियो हमने बना दिया है 51 से लेकर और 70 तक, है ना, 50 to 70 क्वेश्चंस का, क्योंकि 150 क्वेश्चन इकट्ठे आते हैं, और 50 क्वेश्चन मतलब जर्नल पेपर के हैं। फर्स्ट पेपर जो होता है सबके लिए कॉमन होता है। हमारा जो योग का पेपर है उसके 51 से लेकर 70 तक हम पहले पार्ट में बना चुके हैं। ये दूसरा पार्ट है 71 से लेकर 100 तक। तो चलिए ये हम मैराथन शुरू करते हैं। हो ये तैयार? वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। हे पारम तपस्या के पथिको, तुम्हें कोई नूतन पथ रचना होगा, तुम्हें कोई नूतन पथ रचना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। हे परम तपस्या के पथिको, तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। तो देखिए वक्त बहुत कम है और मंजिल बहुत दूर है, आपको बड़ी स्पीडली से चलना होगा मेरे साथ।
और ये मुझे पक्का विश्वास है कि आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज इसी पवित्र दिव्य भजन के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, 71 क्वेश्चन है। तो देखिए आपका क्वेश्चन है, शायद आपको कम दिख रहा होगा, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको। Those person who are not able to maintain the social relationship with the people and not have interest in these relations, that means they lack of social skills. This indicates this personality disorder. यानी बताया है कि जो व्यक्ति सामाजिक रिश्तों में अलगाव रखता है, उदासीनता का भाव रखता है ना, जिनको वो समाज में मिलनसार व्यक्ति कम है ना, तो ऐसा व्यक्ति जो होता है जिनकी समाज के प्रति अभिरुचि नहीं होती है, यानी उनमें कोई सामाजिक कौशल भी नहीं होते, उनमें कमी होती है, तो किस प्रकार के व्यक्तित्व के वो लक्षण है या विकृति है। तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन है। ऑप्शन देखिए अंग्रेजी और हिंदी दोनों में हम देखेंगे। एक है पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, दूसरा है सिजोनॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, तीसरा है एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, चौथा है बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो देखिए बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर तो हो नहीं सकता, इस ऑप्शन को तो आप काट दीजिए, है ना। कुछ चीज़ें हमें ऐसे भी देखनी पड़ेंगी ना, आपको अपना विवेक लगाना पड़ेगा 4 ऑप्शन के आधार पे कि सीमांत रेखे व्यक्ति तो विकृति तो हो ही नहीं सकती भाई, वो एक सीमा है, उसका एक दायरा है, नहीं, ये बिल्कुल ही रॉन्ग क्वेश्चन है। सामाजिक विरोधी व्यक्ति तो विकृति, भाई सामाजिक विरोधी भी नहीं है वो, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि वो समाज का विरोधी थोड़ी है। मतलब वो ये है कि वो उसमें क्षमताएं नहीं है, वो समाज में अपने आप को ठीक से एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, उसमें कोई कौशल नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो समाज का विरोधी है। तो 2 ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। अगला है स्थिर व्योमय व्यक्तित्व विकृति, यानी स्थिर का मतलब हो गया कि पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ये भी नहीं है। पैरानॉइड मतलब बस वो अपने में खुश रहता हो, दूसरों से मिलने की इच्छा ना हो, ऐसा व्यक्ति होता है। लेकिन इसका जो परफेक्ट जो उत्तर है स्किजोआइड व्यक्तित्व विकृति आता है ना। स्किजोआइड व्यक्ति यानी ऐसा व्यक्ति में जो सोशल स्किल्स हैं वो थोड़े कम होते हैं, और वो अपने आप को समाज में कम प्रेजेंट कर पाता है, और फिर उनकी इतनी रुचि भी नहीं रहती है समाज के प्रति, है ना। तो इसलिए ऐसा व्यक्ति जो होता है स्किजॉइड होता है। ये साइकोलॉजी का पर्सन है ना, मनोविज्ञान के पर्सन है। 1-2 क्वेश्चन जरूर आते हैं मनोविज्ञान के, साइकोलॉजी के, तो इसमें थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। स्किजॉइड जो व्यक्ति होते हैं वो समाज में अपना योगदान कम दे पाते हैं, उनमें थोड़ी सी अक्षमताएं होती हैं, उनमें थोड़े से सामाजिक कौशल कम होते हैं, है ना, वो होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 72। इन विच ईयर अमेरिकन साइकोलॉजिकल सोसाइटी वाज एस्टेब्लिश फॉर द स्ट्रेंथन ऑफ टीचर एंड प्रैक्टिशनर्स ऑफ साइकोलॉजी? 1892, 1988, 1992, 1997। सीधा सा प्रश्न है ये। तो देखिए मनोविज्ञान के शिक्षक और अभ्यासियों को सक्षम करने के लिए अमेरिकन मनोविज्ञान जो समुदाय है APS, अमेरिकन साइकोलॉजिकल सोसाइटी जो है, उसकी स्थापना कब हुई थी? तो देखिए सीधा सा इसका उत्तर है, यानी 1892 ईस्वी में उस सोसाइटी का गठन हुआ था, है ना। 1892 ईस्वी जो पहला जो ऑप्शन है वो आएगा इसमें। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन होते हैं वो डायरेक्ट होते हैं, और अगला जो क्वेश्चन है वो स्क्रीन पर आपके सामने है। गेस्टाल्ट अप्रोच इज नोन फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ विच कंसेप्ट? यानी जो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, थ्योरी ऑफ परसेप्शन, थ्योरी ऑफ कनेक्टिविज्म, स्टिमुलस रेस्पॉन्स अप्रोच और थ्योरी ऑफ लर्निंग। यानी गेस्टाल्ट जो अप्रोच है, गेस्टाल्ट की जो उपागम है, वो उसकी जो धारणा है, गेस्टाल्ट उपागम किस धारणा की व्याख्या कहलाती है? यानी प्रत्यक्ष का सिद्धांत है, या संबंधवाद का सिद्धांत है, या उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत है, या अधिगम का सिद्धांत है? तो देखिए जो थ्योरी ऑफ लर्निंग है, यानी अधिगम का जो सिद्धांत है ना, अधिगम थ्योरी ऑफ लर्निंग, वो इसी की व्याख्या कहलाती है गेस्टाल्ट उपागम की, गेस्टाल्ट अप्रोच की। देखिए थ्योरी ऑफ लर्निंग जो है उसके जो जनक हैं वो
वोल्फ गैंग कोहलार हैं, ठीक है, वोल्फ गैंग कोहलार है। ये भी क्वेश्चन आ जा सकता है, मिलान आ सकता है, प्रत्यक्ष का सिद्धांत के कौन है, संबंधवाद सिद्धांत के कौन है, उद्दीपक अनुक्रिया के कौन है, अधिगम का सिद्धांत तो मैंने बता ही दिया आपको, वोल्फगैंग कोहलार है। तो ये जो तीन बच गए, प्रत्यक्ष का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत और उद्दीपक अनुक्रिया उपागम का जो सिद्धांत है, आपको ये बताना है कि ये तीनों जो सिद्धांत है ये किन किन की देन है या कौन इनके जनक हैं। ठीक है, आपके लिए 3 प्रश्न मैं छोड़ के जा रहा हूं यहाँ पर, देखता हूं कौन सबसे पहले रिस्पॉन्स देता है। अब बहुत से बच्चे कहते हैं सर ये तो हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है। अरे भाई सब्जेक्ट ना हो लेकिन थोड़ी सी साइकोलॉजी आपको आनी चाहिए, क्योंकि नेट में भी आती है और एक योगी को तो साइकोलॉजिस्ट होना भी चाहिए ना। आई साइन एंड वन अपीयर्स इम्प्रेसिव ड्यू टू विच प्राण वायु, कौन सी प्राण वायु की वजह से आंखों में चमक आती है और वह प्रभावशाली दिखाई देने लगता है। बताइए, आपके लिए क्वेश्चन है, बहुत ही आसान प्रश्न है। तो देखिए 5 हमारे प्राण हैं, 5 उपप्राण हैं, ठीक है। तो एक प्राण सामने दे रखा, सबसे पहले समान है। आप मुझे बताइए समान प्राण का स्थान शरीर में कहाँ होता है, किस किस के बीच में समान प्राण होता है, हृदय से गले तक है या गले से ऊपर है या नाभि से नीचे है ना, कहाँ इसका स्थान होता है आपको बताना है समान का। तो एक कुर्म जो होता है वो पलकों में होता है, किसमें होता है, पलकों में होता है। क्रिकल क्या है, जो कफ होता है ना, कफ उससे रिलेटेड है, छींक स्नीजिंग से रिलेटेड है। और देवदत्त जो होता है याविंग होती है, जम्बाई होती है। जब आपको एक्स्ट्रा ऑक्सीजन लेने की जरूरत होती है ना, तब आपको जम्बाई आती है, ऐसी उबासी नहीं आती है ना, वी टेक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, तो उसमें देवदत्त काम करता है। क्रिकल किस में काम करता है, छींक में काम करता है, स्नीजिंग में काम करता है। कुरुम कहाँ काम करता है, पलकों में काम करता है। तो देखिए कुरुम का संबंध किससे है, आंखों से है, पलकों से है। तो ध्यान रखना, व्यक्ति की आंखों में जो चमक आती है तो वो कुरुम जो उपप्राण है, देखिए ये उपप्राण है, प्राण नहीं है, ये उपप्राण है, उसकी वजह से चमक आती है और व्यक्ति फिर प्रभावशाली भी दिखाई देने लग जाता है। तो कौन सा है, ये कुर्म है। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेप इन प्राणायाम इंटिएट्स द पावरफुल पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक रिफ्लेक्सेस, यानी प्राणायाम की किस अवस्था में शक्तिशाली प्राणुकंपी तथा अनुकंपी प्रतिवर्त होता है, रिफ्लेक्ट होते हैं। कौन सी क्रिया है, रेचक है, पूरक है, कुंभक है, श्वास, सामान्य श्वास है। तो देखिए सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, तो सिंपैथेटिक में होता है फाइट एंड फ्लाइट, क्या होता है, फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स होता है। और प्राणुकंपी जो होता है, प्राणुकंपी यानी पैरासिम्पैथेटिक जो होता है, उसका मतलब होता है डाइजेस्ट एंड रेस्ट, यानी पचाना और आराम करना। तो प्राणुकंपी कब कार्य करता है, जब आप विश्राम करते हैं, ठीक है। और जब आप फाइट या फ्लाइट करते हैं, एक्टिवनेस आपके अंदर होती है, तब सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिव होता है, ठीक है। तो प्राणायाम की किस अवस्था में शक्तिशाली प्राणुकंपी तथा अनुकंपी प्रतिवर्त करते हैं। प्रतिवर्त का मतलब आपका जो अंग्रेजी वर्ड है रिफ्लेक्ट करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं, आप ये कह सकते हैं, है ना। प्राणायाम की किस अवस्था में, यानी कौन सी अवस्था है। एक तो इनहेल है ना, हम इनहेल का मतलब क्या होता है, पूरक। रेचक का मतलब क्या होता है, एक्सहेल। और कुंभक का मतलब होता है रिटेंशन, श्वास को रोकना। वो सामान्य श्वास। तो ये तो बहुत आसान है, आपको खुद बताना है, मैं नहीं बताऊंगा इसका उत्तर, आपको मैं बता चुका हूँ। फाइट और फ्लाइट यानी सिंपैथेटिक है, रेस्ट और डाइजेस्ट क्या है, प्राणुकंपी पैरासिम्पैथेटिक है। तो इसका उत्तर आपको खुद बताना है। 76, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ अपस तत्व इन द बॉडी। तो देखिए 76 ये क्वेश्चन है, अपस तत्व जो शरीर में कहाँ पाया जाता है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए अपस होता क्या है। तो अपस का मतलब आप पे होता है, आप पे का मतलब जल होता है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन समझ गए तो उत्तर आप अपने आप दे देंगे। अपस का मतलब क्या है, आप पे तत्व क्या होता है, जल। जल का मतलब क्या होता है, वाटर एलिमेंट, ठीक है।
क्या होता है, वाटर एलिमेंट होता है। तो वाटर एलिमेंट में क्या होता है, कहाँ होता है शरीर में? तो देखिए, अब आपको इतना तो पता होना चाहिए कि वाटर एलिमेंट शरीर में कहाँ होता है। वैसे तो जो जल होता है संपूर्ण शरीर में होता है, और लगभग 75% जो जल है वो हमारे शरीर में विद्यमान होता है, और ब्लड में तो 90% जल ही होता है। आपकी किडनी में भी जल होता है ना? तो आपको ये भी देखना है कि जल जो तत्व है उसका संबंध कौन से चक्कर से होता है। आप समझ गए होंगे मेरा इशारा कि जो पृथ्वी तत्व है उसका संबंध हमारे मूलाधार से होता है, और जो जल तत्व है उसका संबंध हमारे स्वादिष्ठान चक्कर से। तो इसका मतलब क्या है, नाभि और पेट के इर्द गिर्द का हिस्सा हमारा जल तत्व है। ठीक है, नाभि और पेट के इर्द गिर्द का हिस्सा क्या है, जल तत्व है। तो देखिए आपके ऑप्शन, नाभि और घुटना, सिर और छाती, सिर और छाती हो नहीं सकते, घुटना और टकना भी नहीं हो सकते, पेट और नाभि, पेट और नाभि हो सकते हैं, क्योंकि आपका जो पेट है, स्टमक और नाभि, ये दोनों हो सकते हैं, नाभि और घुटना नहीं हो सकते हैं। ठीक है, आपका जो पेट है, आपका पेट और नाभि, स्टमक और नेवल, क्योंकि दोनों में जल होता है, यहाँ जल होता है। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन 4 रहेगा, उत्तर 4 रहेगा। क्या है 4 उत्तर आपका, पेट और नाभि। ऐसे आपको जो पांचों तत्व है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, इन सब का शरीर में स्थान बताना है। ठीक है, आपके लिए प्रश्न है कि जो 5 महाभूत है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश, इन पांचों का स्थान आपको बताना है। ठीक है, कि शरीर में कहाँ का इनका स्थान होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 77 क्वेश्चन, which virtue should we cultivate to wise people? Gladness, compassion, friendliness, indifference। तो देखिए, दुराचारी जो व्यक्ति हैं, तो दुराचारी व्यक्तियों के लिए किस सद्गुण का विकास किया जाना चाहिए, है ना? दुराचारी व्यक्तियों के लिए किस सद्गुण का विकास किया जाना चाहिए, यानी जो दुराचारी है, बुरा व्यक्ति है, दुष्ट व्यक्ति है, पापी व्यक्ति है, उससे मुकाबला करने के लिए हमें किस सद्गुण का विकास करना चाहिए? तो देखिए, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षणा, पुण्य, पुण्य विशाचेप नाम सुना होगा आपने। तो आप मुझे ये बता दीजिए, ये योग सूत्र का सूत्र है, तो ये सूत्र कौन सा है? ठीक है, आपके लिए प्रश्न है ये कि मैत्री, करुणा, मुदिता है, चित्त को प्रसन्न रखने के उपाय है, तो ये सूत्र कौन से अध्याय का कौन सा सूत्र है, आपके लिए प्रश्न है। ठीक है, और उसमें बताया है चित्त को प्रसन्न रखने के लिए किस व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर दुराचारी जो व्यक्ति है, पापी व्यक्ति है, दुष्ट व्यक्ति है, तो उसके लिए हमें किस सद्गुण का विकास क्या करना चाहिए? तो उसके लिए देखो, उपेक्षा जो है ना, उसका हमें विकास करना चाहिए, उसका हमें इग्नोर करना है, उसको हमें न्यूट्रल करना है, उसको हमें उदासीन करना है। ठीक है, उपेक्षा, इग्नोर, है ना, उसकी बातों पे हमें कोई ध्यान नहीं देना है। तो ऐसा भाव भी, ऐसे सद्गुण का विकास भी हमें करना है। आजकल समस्या यही तो हो रही है ना, कि कोई व्यक्ति एक कहता है, तू एक कहता तो मैं दो कहता, तुम कहते कागत लेखी, मैं कहता आंखों देखी। तो आज कोई एक कहता है तो हम दो बात कहना चाहते हैं, है ना, मतलब हम इग्नोर नहीं करते। और आजकल घरों में जो कलेश का बहुत ही बड़ा जो कारण बनता जा रहा है, उसके पीछे यही है कि हम उपेक्षा नहीं करते, हम इग्नोर नहीं करते, हम प्रत्युत्तर देना चाहते हैं। और प्रत्युत्तर देने से क्या होता है कि उसके हौसले बुलंद होते हैं। इसका मतलब है कि आप उनकी बातों पर रिएक्ट कर रहे होते हैं, आप उनको महत्व दे रहे होते हैं, आप उनको ज़्यादा समझ रहे होते हैं, और उस वजह से आप, मतलब वो व्यक्ति आपको अपनी बातों से हिला देता है। तो जो व्यक्ति आपकी अपनी बातों से हिला देता है, तो इसका मतलब फिर आप योग साधक नहीं है। वो तभी हो सकते हैं जब आपके अंदर उपेक्षा गुण का, सद्गुण का विकास हो जाएगा। और उपेक्षा सद्गुण का विकास होना जरूरी है, क्योंकि दुष्ट लोग हैं, पापी लोग हैं, अन्यायी अत्याचारी लोग हैं, उनकी हमें उपेक्षा ही करनी पड़ेगी। उनसे हमें दोस्ती नहीं करनी है, उनके प्रति हमें करुणा नहीं रखनी है, उनसे हमें मित्रता नहीं रखनी है, उनको हमें अलग थलग कर देना है, उनसे हमें अलग रहना है, उनसे हमें बच के रहना है, उनसे कहते हैं ना कि 100 कोस दूर चलना है उनसे। तो ये उपेक्षा का भाव आपको आना चाहिए। आपके लिए अगला प्रश्न ये भी है, एक प्रश्न तो मैंने पूछ लिया आपका
कि योग सूत्र के कौन से अध्याय का कौन सा सूत्र है, मैत्री करुणा मुदिता वाला। और दूसरा प्रश्न आपके लिए ये है कि प्रसन्नता का व्यवहार कैसे लोगों के साथ करना चाहिए, करुणा का व्यवहार कैसे लोगों के साथ करना चाहिए, मित्रता का व्यवहार कैसे लोगों के साथ करना चाहिए। ये 3 जो ऑप्शन है, ये तीनों का उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, विच सेट ऑफ आसन आर रिकमेंडेड फॉर कार्डियक पेशेंट्स। जो हृदय रोगी हैं उनके लिए कौन से आसनों का समूह समझाया गया है। तो देखिए, कुछ कॉमन सेंस की बात होती है, कुछ चीज़ें अगर आपने पढ़ी नहीं है लेकिन थोड़ा सा अगर आपके अंदर कॉमन सेंस है, थोड़ा सा विवेक है, तो आप समझ सकते हैं। तो देखिए, इसमें समूह दे रखा है, सीक्वेंस दे रखा है। वज्रासन, शशकासन, सर्पासन, योग मुद्रा, भूनमन, अधोमुख वृक्षासन, पादस्तासन, सर्वांगासन और वज्रासन, शशांकासन, कर्णपीडासन, सर्पासन, योग मुद्रा, भूनमन, वृक्षासन, पादस्थलासन और योग मुद्रा। तो देखिए, सबसे पहले तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि आसन होते कैसे हैं, है ना। एक हमने प्ले लिस्ट डाली है आसनों की कई ग्रुप्स में, आप उनको देख लीजिए, क्योंकि कुछ लोगों को ये नहीं पता कि शशांक आसन बैठ के होता है, खड़े होकर होता है, यानी सर्पासन लेट के होता है या कैसे होता है, योग मुद्रा कैसे होती है। आप में से काफी लोगों को नहीं पता होगा योग मुद्रा कैसे होती है। भूनमन आसन नहीं पता होगा आपको, जिसको विभक्ता आसन भी कहते हैं। तो जब आपको आसन ही नहीं पता है कि वो आसन होता कैसे है, तो आप उसका ठीक से उत्तर नहीं दे पाएंगे या रोग के अनुसार उसको जोड़ नहीं पाएंगे। तो देखिए, हृदय रोगी है, हार्ट की प्रॉब्लम है, तो उसमें हम हार्ड आसन नहीं करा सकते, आगे झुकने वाले ज़्यादा आसन नहीं करा सकते, पीछे बेंडिंग वाले आसन हम ज़्यादा नहीं करा सकते, उन्हें हम सरल आसन कराएंगे। तो देखिए, ऐसे रोगी को हम पादस्तासन नहीं करा सकते, ऐसे रोगी को हम हलासन बिल्कुल भी नहीं करा सकते। तो जिसमें हलासन है, कर्णपीडासन है, उन पादस्तासन है, तो ऐसे ग्रुप्स को आप हटा दीजिए। यानी देखिए, वर्क 4 जो है उसमें हलासन है, हलासन तो हमें कराना ही नहीं है क्योंकि हट का वो रोगी है। दूसरा कर्णपीडासन, वो भी हलासन की तरह होता है, वो भी हमें नहीं कराना है। तीसरा हमें पादस्तासन, वो भी हमें नहीं कराना है ना। सर्वांगासन है, वो भी हमें नहीं कराना है। तो इसमें देखिए कौन सा ग्रुप बच गया। अब 2 जो ऑप्शन है उसमें भी पादस्तासन है, 3 जो ऑप्शन है उसमें कर्णपीडासन है, 4 जो ऑप्शन है उसमें हलासन है, तो ये तो, और पादस्तासन भी है, ये थोड़े कठिन आसन है, तो हृदय रोगों में हमें कराने नहीं है। तो देखिए, सबसे पहला जो मुझे लगता है वो ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। यानी वज्रासन बहुत ही आसान है, हृदय रोगी भी कर सकते हैं, नॉर्मल कोई भी व्यक्ति कर सकता है। हाँ, जिनके घुटनों में दर्द हो उनको प्रॉब्लम हो सकती है। शशांक आसन जो है, शशांक का अर्थ क्या होता है आपको ये बताना है, ठीक है। आपको पहला, वज्रासन में वज्र का क्या अर्थ होता है, शशांक का क्या अर्थ होता है। अब मैं एक प्रश्न आपके लिए खड़ा कर रहा हूँ, कुछ लोग इसको शशांक आसन भी कहते हैं, कुछ लोग शशकासन भी कहते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि दोनों में अंतर क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शशकासन और शशांक आसन? दोनों एक ही हैं, अलग अलग हैं? आपके लिए प्रश्न में छोड़ के जा रहा हूँ। तो वज्रासन आसान है, शशकासन है वो भी आसान है, खरगोश की तरह से होता है। सर्पासन, आप मुझे बताइए, सर्पासन और भुजंगासन एक ही है, अलग अलग है? आपको बताना है कमेंट बॉक्स में लिख के। सर्पासन भी लगभग पेट के बल लेट के होता है, आराम से हम कर सकते हैं। योग मुद्रा, पद्मासन लगा के जमीन पे ठोड़ी को टिकाना होता है, ये हम कर सकते हैं। इसके अलावा भूनमन आसन होता है, यानी बैठ के स्ट्रेचिंग करना होता है, हम चिन्ह को टिका सकते हैं। तो लगभग ये सभी बैठने वाले आसन हैं, ठीक है। कोई भी खड़े होकर आसन नहीं है, कोई भी लेट कर आसन नहीं है, बैठकर आराम से करने वाले ये सारे आसन है। तो इसमें मुझे लगता है जो परफेक्ट ऑप्शन है, जो सही ऑप्शन है, वो ये ऑप्शन है 1। तो आप मुझे बताना, वज्र का क्या मतलब होता है, शशक का क्या अर्थ होता है, सर्पासन में, सर्पासन और भुजंगासन में क्या अंतर होता है, और योग मुद्रा का क्या अर्थ होता है, और भूनमन का दूसरा नाम मैं आपको बता चुका हूं, उसका क्या नाम है, भूनमन आसन का सेकंड नेम, ठीक है। भूनमन आसन का सेकंड नेम मैं पूछ रहा हूं आपसे, ठीक है। तो आप मुझे बता सकते हैं इनमें से कौन कौन से आसनों का वर्णन, यानी वज्रासन, शशकासन, सर्पासन, योग मुद्रा, भूनमन। क्योंकि घेरण संहिता में आप मुझे बताइए कितने आसनों का वर्णन मिलता है, हठ प्रदीपिका में आप मुझे बताइए कितने आसनों का वर्णन मिलता है, हठ रत्नावली में आप मुझे बताइए कितने आसनों का वर्णन मिलता है, और योग दर्शन में आप मुझे बताइए कितने आसनों का वर्णन मिलता है, और शीत सिद्धांत पद्धति में आप मुझे बताइए कितने आसनों का वर्णन मिलता है। और उनमें से जो ये आसन है, वज्रासन, शशकासन, सर्पासन, योग मुद्रा, भूनमन, तो जो घेरण संहिता में आसन है, कितने आसन है ये आपको बताना है। उन आसनों में से कौन कौन से आसन इसमें से दिए गए, ठीक है।
यह आपके लिए प्रश्न है। 79 विच हार्मोन कंट्रोल द इमोशनल्स एंड इंस्टिंक्ट सेक्सुअल बिहेवियर इन ह्यूमन। मनुष्य में भावात्मक और मूल प्रवृत्ति काम एक मूल प्रवृत्ति है ना, सेक्सुअल जो डिजायर होती है, वो कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है। तो देखिए काफी डिफिकल्ट पर्सन है ये, लेकिन फिर भी हम समझ जाएंगे, कर लेंगे। तो देखिए इसमें हाइपोथैलेमस ज़्यादा उपयोगी मुझे लग रहा है, क्योंकि हाइपोथैलेमस का जो स्थान है वो इमोशंस का है, भावनाओं का है। और वैसे अगर मेल की बात करूँ तो टेस्टिस्टोन जो हार्मोन होता है वो मेल सिलेक्टेड है, लेकिन यहाँ पर मनुष्य की बात है तो मेल और फीमेल दोनों की बात है, तो इसलिए टेस्टिस्टोन तो हो नहीं सकता, थायरोक्सिन नहीं हो सकता, थायराइड सिलेक्टेड है, कार्टिसोल भी नहीं हो सकता, है ना। कुछ कॉमन सेंस भी आपको लगानी पड़ेगी। टेस्टिस्टोरॉन जो है मेल सिलेक्टेड है, थायरोक्सिन है जो थायराइड सिलेक्टेड है, कार्टिसोल है ये भी रिलेटेड नहीं है हमारे सेक्सुअल डिजायर से। तो कौन सा हार्मोन बच गया? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस किसका स्थान है? हमारी इमोशंस का, हमारी भावनाओं का। कहते हैं ना दिल तोड़ दिया इस बच्चे ने, मेरा दिल नहीं टूटता, हाइपोथैलेमस टूटता है, क्योंकि हमारी जो इमोशंस हैं, हमारी जो भावनाएं हैं, उनको ठेस पहुंचती क्या? हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस देखो सभी जो ग्लैंड्स हैं उनका फादर कौन है? उनका फादर क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सी है? पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी जिसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, पीयूष ग्रंथि, ठीक है, अमृत ग्रंथि कहते हैं उसे, मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। और उसका भी बाप कौन है? उनके ऊपर भी कंट्रोल कौन रखता है? हाइपोथैलेमस रखता है, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस सभी ग्लैंड्स का दादाजी है, ठीक है। तो हाइपो जो थैलेमस है वो कहते हैं कि लड़के जो होते हैं, मेल होते हैं, उनका ज्यादा एक्टिव होता है, इसलिए वो ताका झाकी ज्यादा करते हैं, ठीक है। तो जब भावनाओं से जुड़ा हुआ है तो नेचुरल है हमारी सेक्सुअल डिजायर से भी जुड़ा हुआ रहेगा, क्योंकि हाइपोथैलेमस फिर सबका दादा है। तो जो दादा तो पूरे परिवार को ही कंट्रोल करता है, दादा मतलब जो उनका बेटा उसको भी करता है, पोते उनको भी करता है ना। तो ये तो सबके ऊपर हो गया ना, सबका राजा हो गया। तो हाइपोथैलेमस का स्वाभाविक है कि वो आपके डिजायर्स को भी कंट्रोल करता है, आपके इमोशंस को भी कंट्रोल करता है, ठीक है। तो जो साधु बनते हैं ना, तो वो हाइपोथैलेमस को ही कंट्रोल करके साधु बनते हैं। जितने भी साधु हैं उन्होंने, क्योंकि उनको ऊपर ऐसे थोड़ी कि आपने कुछ कह दिया तो वो बेचारे परेशान हो गए, आपने उनकी खुशी की बात कर दी तो वो फूलने नहीं समा रहे, तो उन्होंने अपनी भावनाओं को मतलब कंट्रोल कर दिया है, बैलेंस में कर दिया है। तो समतम योग उच्चते की बात आती है तो वो कब होगा? जब आपका हाइपोथैलेमस हो जाएगा, है ना। जीत में पागल और हार में उदास, ना सुख ना दुख ना दिन ना रात, किसी चीज का कोई प्रभाव ना पड़े, बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड हाइपोथैलेमस की वजह से होगी, हाइपोथैलेमस। और जो साधु बनते हैं तो वो हाइपोथैलेमस को कहीं ना कहीं कंट्रोल करते हैं। तो हाइपोथैलेमस कंट्रोल होगा तो ताका झाकी कम होगी, तो आपकी सेक्सुअल डिजायर्स हैं वो भी कंट्रोल में रहेगी। तो भारत में काफी लोग साधु हैं। कहते हैं कि जितना स्वीडन और डेनमार्क की जितनी 1 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन बनती है, उतने तो हमारे देश में साधु संत रहते हैं। लेकिन कितने सच्चे साधु हैं, कितने अच्छे साधु हैं, ये महत्वपूर्ण बात होती है। साधु का मतलब वेशधारी नहीं हो सकता है। आप मुझे बताइए, हठ प्रतिपिका का एक श्लोक है जिसमें कहा गया है कि योग की चर्चा करने से, योग ऐसा बाणा पहनने से, यानी ऐसे वस्त्र पहनने से, योगी की कथा सुनने से, है ना, आपका योग सिद्ध नहीं हो सकता है। ऐसे 2 श्लोक दे रखे हठ प्रतिपिका में, कौन से अगर आप बता सकते हैं तो बताना, ठीक है। चलिए आगे हम, आपका एक प्रश्न और है इसमें कि थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो किससे रिलेटेड है, कौन सी ग्लैंड से रिलेटेड है, कौन सी ग्लैंड उसको रिलीज करती है, और कार्टिसोल जो हार्मोन है उसका संबंध किस ग्लैंड से है, ठीक है। आपके लिए 5-6 प्रश्न इस अकेले प्रश्न से मैंने खड़े कर दिए हैं। अगला प्रश्न है, विच टाइप ऑफ हाई लेवल हार्मोन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कार्डिक डैमेज। कार्डिक डैमेज के लिए कौन सा हार्मोन भाई उत्तरदायी है? थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रश्न भी है तो आसान भी है। इसमें एंड्रोजेनिक हार्मोन है, या आउटू हार्मोन है, या अग्नाशय हार्मोन है, या पीनियल ग्रंथि के हार्मोन है। तो देखिए पीनियल जो ग्लैंड होती है वो लगभग एक जैसे जैसे हम बड़ी अवस्था आती है उसके बाद वो समाप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है, ठीक है। तो आप मुझे बताना पीनियल जो ग्लैंड है वो कौन से हार्मोन
रिलीज करती है। ठीक है, पीनियल जो ग्लैंड है वो कौन से हार्मोन रिलीज करती है, मैं अलग वीडियो में बता चुका हूँ। अग्नाशय हार्मोन यानी हमारा जो पैनक्रियाज है, ठीक है, वो मिक्स ग्लैंड है। क्या है? मिक्स ग्लैंड है, मिश्रित ग्रंथि है। तो जो पैनक्रियाज है हार्मोन भी रिलीज करती है और एंजाइम्स भी रिलीज करती है। अकेली ऐसी ग्रंथि है पूरे शरीर में जिसे मिक्स ग्लैंड कहते हैं, जो सहतूत के पत्ते के आकार की होती है, जो हार्मोन भी रिलीज करती है और जो एंजाइम्स भी रिलीज करती है, पाचक जूस भी रिलीज करती है, पाचक रस भी रिलीज करती है। अकेली ग्लैंड अकेली ऐसी है। तो जो पैनक्रियाज है जिसे हिंदी में अग्नाशय कहते हैं, उसकी जो स्लैट्स होते हैं उसके अंदर स्लैट्स ऑफ लैंगरहैंस, लैंगरहैंस की दीपिकाएं होती हैं। जैसे छोटे छोटे टापू होते हैं ना समुद्र के अंदर, ऐसे छोटे छोटे टापू टाइप के बिंदु होते हैं, उसको लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहते हैं, स्लैट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है, स्लैट्स ऑफ लैंगरहैंस का रिलेशन किस ग्लैंड से है? तो पैनक्रियाज है। तो पैनक्रियाज एक ऑर्गन भी है, ग्लैंड भी है। तो देखिए इसमें जो सेल्स होती है ना, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स, एफ सेल्स, तो ये अलग अलग तरह का हार्मोन रिलीज करती है। तो देखिए इसकी अल्फा सेल्स होती हैं वो ग्लूकागोन हार्मोन रिलीज करती हैं, जो बीटा सेल होती है वो इंसुलिन करती है। ठीक है, तो अल्फा और बीटा मिलके काम करती हैं। ठीक है, तो जो डायबिटीज का संबंध वो किससे है? इंसुलिन से है। इंसुलिन का संबंध किससे है? पैनक्रियाज से है। और पैनक्रियाज कहाँ होता है? यहाँ होता है। ठीक है, तो इंसुलिन, डायबिटीज, पैनक्रियाज का संबंध यहाँ से है। तो इसमें कौन सा आसन ज़्यादा उपयोगी होता है आपको पता होना चाहिए। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना। एक आसन तो मैं आपको बता देता हूँ, मंडूकासन अच्छा होता है आपकी डायबिटीज के लिए, आपकी शुगर के लिए, आपकी मधुमेह के लिए। एक आसन और बड़ा फेमस है जो अच्छा माना गया है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे मंडूकासन के अलावा कौन सा आसन उपयोगी होता है। अब लेक ऑफ इंसुलिन की वजह से, इंसुलिन की कमी की वजह से क्या होता है? जो बीटा सेल रिलीज करती है, ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन से सेल्स, पैनक्रियाज की कौन सी सेल्स इंसुलिन हार्मोन रिलीज करती हैं? तो बीटा सेल से, याद रखना। ठीक है, और लेक ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन की कमी से क्या होता है? डायबिटीज होती है, शुगर होती है, इंसुलिन कम हो जाता है, जिससे जो शुगर है वो पचती नहीं है, डाइजेस्ट नहीं होती है और वो ब्लड में बढ़ जाती है। ठीक है, तो इंसुलिन अगर ठीक बनता रहेगा तो वो शुगर को डाइजेस्ट करता रहेगा। तो ग्लूकागोन और इंसुलिन दोनों मिलके ही काम करते हैं, एक शुगर को बढ़ाता है, एक शुगर को कम करता है। ठीक है, एक डेल्टा होता है, सोमेटोस्टेटिन होता है। सोमेटोस्टेटिन के बारे में आपको बताना है क्या कार्य करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एफ होता है, एफ सेल्स होती हैं, यानी पैनक्रेटिक पॉलीपेप्टिक होता है, पैनक्रेटिक पॉलीपेप्टिक। ठीक है, तो ये 4 हार्मोन रिलीज करता है। क्या? पैनक्रियाज। आपके लिए देखो कितने क्वेश्चंस मैं बना रहा हूँ। अगला क्वेश्चन आप मुझे ये भी बताना है कि जो पैनक्रियाज अग्नाशय है वो कौन से एंजाइम्स रिलीज करता है? कौन से एंजाइम्स रिलीज करता है? आपके लिए पर्सन है, आपको बताना है, नोट करना है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं घुमा फिरा के, एक ऑर्गन आप पढ़ रहे हैं तो उसी की सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो आप मुझे बताइए पैनक्रियाज जो है कौन से एंजाइम्स रिलीज करता है? मैं आपको हार्मोन बता चुका हूँ, सोमेटोस्टेटिन की आपको बताना है कि क्या कार्य करता है, ग्लूकागोन के बारे में बताना है क्या कार्य करता है। ठीक है, पॉलीपेप्टिक के बारे में अगर आप बता सकते हैं तो ये आपके लिए ऑप्शन है, बताना चाहें तो बता देना। ठीक है, ये कम ही आता है। ठीक है, तो आपसे कई बार सीक्वेंस भी पूछ लिया जाता है, अल्फा बीटा डेल्टा, अल्फा ग्लूकागोन, बीटा इंसुलिन, डेल्टा सोमेटोस्टेटिन। अगला क्वेश्चन भी मैंने आपसे पूछा था कि एक तो बेस्ट आसन मंडूकासन है डायबिटीज के लिए, इंसुलिन के लिए, दूसरा कौन सा आसन बेस्ट है? ठीक है, तो ये बात अब आई हृदय क्षति के लिए। तो देखिए हृदय की क्षति के लिए, हार्ट की प्रॉब्लम के लिए जो हार्मोन होता है वो आउटू हार्मोन भी रेस्पॉन्सिबल है। इसमें मैं 100% क्लियर नहीं हूँ, श्योर नहीं हूँ। यानी आउटू का मतलब ग्रंथि होता है थायराइड हार्मोन, एंड्रोजेनिक नहीं हो सकता है। पैनक्रेटिक के कुछ हार्मोन हो सकते हैं जो हार्ट को क्षति पहुंचाते हैं। हार्मोन ऑफ पीनियल ग्लैंड, तो पीनियल ग्लैंड की चर्चा हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि लगभग ये जैसे जैसे हम युवा अवस्था में होते जाते हैं तो पीनियल जो ग्लैंड है वो लुप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ठीक है, पीनियल ग्लैंड क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है।
बस एक पॉइंट सा रह जाता है उसका और कुछ कार्य नहीं रह जाता है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है वैसे पीनियल ग्लैंड, लेकिन वो लुप्त हो जाती है। आपके लिए एक प्रश्न और भी है, पीनियल ग्लैंड का संबंध किस चक्कर से है, कौन सा चक्कर पीनियल ग्लैंड से रिलेटेड है। ठीक है, और आपके जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उससे रिलेटेड कौन सा चक्कर है। 2 प्रश्न मैंने फिर खड़े कर दिए हैं आपके लिए। तो इसमें मेरे अकॉर्डिंग मैं 100% श्योर नहीं हूँ, क्योंकि आप भी थोड़ा खोज कीजिए। थायराइड हार्मोन्स जो हैं वो इसके लिए हार्ट जो अटैक है उसके लिए जिम्मेदार हैं, या हृदय क्षति के लिए जिम्मेदार हैं। एंडोर्जेनिक जो हार्मोन होता है इसका संबंध भी आपको बताना है कहाँ से होता है। ठीक है, एंडोर्जेनिक जो हार्मोन्स होते हैं उसका संबंध किससे होता है ये भी आपको बताना है। अब आप कहेंगे सर सारे क्वेश्चन आप हमसे पूछ रहे हैं, फिर आपका वीडियो बनाने का क्या फ़ायदा। तो भाई नेट का एग्ज़ाम तो आपको देना है ना, मेरे को थोड़ी देना है, तैयारी तो आपको करनी है ना। तो मेरा तो काम है आपको नई नई चीज़ें बताना, नए 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 विकल्प बताना आपको, और आपका फ़र्ज़ है उन विकल्पों को फिलअप करना। अगला क्वेश्चन है, विच योगा प्रैक्टिस आर मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम गाइटर। गाइटर जो होता है ना, गाइटर यहाँ गलगंड घेंगा कहते हैं, पहले टीवी में ऐड आती थी डीडी नेशनल के ऊपर। क्या अगर आयोडीन युक्त नमक नहीं खाओगे तो आपको घींगा रोग हो जाएगा, बड़ी ऐड आती थी उसकी ना। लेकिन मुझे लगता है कि ज़्यादा नमक खाने से लोग ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, क्योंकि आयोडीन तो हमें वैसे मिल जाता है, रोटी में, फलों में, सब्जियों में, किसी न किसी चीज़ में मिल जाता है। लेकिन ट्रिपल रिफाइंड नमक, आयोडीन युक्त नमक करके, नहीं तो ऐसा फोटो दिखाते थे ऐसे ना किसी की गाइटर की, गलगंड की, तो बड़ा बेवकूफ़ भी बनाया जाता था हमारे कुछ टीवी चैनलों के द्वारा एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से। तो ऐसा नहीं है, आप जो भी फल सब्जियां फ्रूट्स खाते हैं उनमें अपने आप पूर्ति हो जाती है। और जो देसी नमक होता है वो सर्वश्रेष्ठ होता है। पहले बंजारे वगैरह गधों के ऊपर लाद लाद के लाते थे, और आजकल कम आते हैं। और फिर वो गांव में लोग खूब लेते थे ना, कोई 1 कट्टा ले लेता था, कोई 2 कट्टा ले लेता था, और फिर उसका गुजरात साइड से वो ज़्यादा आते थे, राजस्थान साइड से आते थे। फिर वो पशुओं के उसमें भी डाल देते थे, और घर पे पीस के उसको जो भाठा होता है ना, चटनी पीसते हैं, उस भाठे पे पीस के और डेली उसमें सब्जी में डालते थे, या फिर उसको जो चक्की होती थी हाथ वाली उसे पीस के डालते थे। आज से 20, 30, 40 साल पहले की बातें बता रहा हूँ, सभी घरों में ऐसा होता था। आप भी बताइए कि ऐसा होता था क्या। लेकिन आजकल सब पैकेट में नमक आता है, उसका रेट भी ज़्यादा होता है, और ट्रिपल रिफाइंड बोलते हैं। लेकिन ये नहीं पता वो हार्ट के लिए भी कितना हार्मफुल है, वो नहीं पता कि वो बीपी आजकल जो बढ़ रहा है उसमें बहुत बड़ा उसका रेस्पॉन्सिबल है। और अधिक आयोडीन खाने से भी नुकसान हो रहा है शरीर को, त्वचा रोग हो रहे हैं, नपुंसकता बढ़ रही है, बहुत नुकसान है, हड्डियाँ क्षीण हो रही हैं, क्योंकि सभी को नमक खाने की आदत पड़ गई है ना, वो ज़्यादा टेस्टी होता है। जो घर में आता था ना, जो नमक जो बंजारे लेके आते थे, या जो घुमक्कड़ जातियाँ होती थी वो गांव में लेके आती थी, तो उसमें उसको थोड़ा ज़्यादा डाल देते थे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। और ये आयोडीन युक्त जो नमक है, रिफाइंड जो नमक है, टाटा वाला या दूसरा, उसको थोड़ा सा ज़्यादा डाल देते हैं तो बड़ा चरचरा हो जाता है, फिर वो बड़ा टेस्ट आने लग जाता है। उस नमक में भी टेस्ट पैदा कर दिया कि कुछ लोग तो मैंने देखा चाटने लग जाते हैं नमक को। फल खा रहे हैं मीठे तो भी नमक, कोई भी चीज़ खा रहे हैं, सब्जी है थोड़ा नमक वो डाल लिया, कोई सलाद खा रहे हैं उसमें नमक डाल लिया, कोई चीज़ छोड़ा ही नहीं। मुझे लगता है दूध को छोड़ के दही है तो उसमें नमक डाल दिया, लस्सी है उसमें नमक डाल दिया, हर चीज़ में नमक डाल रहे हैं। तो चलिए, गलगंड या ग्वाइटर से पीड़ित व्यक्ति के लिए सबसे उपयुक्त योगाभ्यास कौन सा है, ये भी काफ़ी माइंड आपको लगाना पड़ेगा इसमें, क्योंकि ये सारे उपयोगी हैं वैसे देखा जाए तो। क्योंकि गलगंड का संबंध यहाँ से है, जब आपको ये पता चल गया कि यहाँ से संबंध है, तो यहाँ जो प्रभावित करने वाले प्राणायाम है, आसन है, मुद्राएं हैं, वो ज़्यादा उपयोगी हैं। तो देखिए, पासनी मुद्रा है, आप मुझे बता सकते हैं पासनी मुद्रा का वर्णन कौन से ग्रंथ में मिलता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बताना आपको। पासनी जो मुद्रा है उसका वर्णन कौन से हठ योग के ग्रंथ में दिया गया है, और कौन से चैप्टर में दिया गया है, ये आपको बताना है, आपके लिए प्रश्न है। अगला है सर्वांगासन। दूसरा जो पॉइंट है, उज्जय प्राणायाम के साथ विपरीत करनी मुद्रा, योग मुद्रा के साथ हलासन, योग मुद्रा के साथ सर्वांगासन। तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है, वैसे सारे उपयोगी हैं, तो योग मुद्रा के साथ हलासन, क्योंकि हलासन टफ है, सभी नहीं कर सकते हैं।
सर्वांगासन भी सभी नहीं कर सकते हैं, और पासिनी मुद्रा भी सभी के बस की बात नहीं है, थोड़ी टफ पड़ती है, कठिन पड़ती है, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता पासिनी मुद्रा, क्योंकि कठिन मुद्रा है। सर्वांगासन भी थोड़ा कठिन ही होता है। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है, एकदम 100% मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मेरा जो निशाना है वो 2 पर है, 2 नंबर पर है, कि उज्जाई जो प्राणायाम है वो इजी है, कर सकता है व्यक्ति, और विपरीत करनी मुद्रा भी कर सकता है। तो दोनों ही जो ये ऑप्शन नंबर 2 है, ये ज़्यादा सही लग रहा है मुझे। बाकी देखो सारे महत्वपूर्ण है, लेकिन विपरीत करनी मुद्रा और उज्जाई प्राणायाम दोनों ही इंपॉर्टेंट है। उज्जाई प्राणायाम आपके गले के लिए, थायराइड के लिए बहुत ही अच्छा है, कर सकता है व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति भी कर सकता है, जवान भी कर सकता है, और विपरीत करनी मुद्रा का अभ्यास भी कर सकता है। तो दोनों ही सरल मुद्राएं हैं जो आपके गलगंड और गोइटर के लिए उपयोगी हो सकती हैं। तो एक प्राणायाम है इसमें, एक मुद्रा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आप मुझे बता सकते हैं, आपके लिए क्वेश्चन खड़ा कर रहा हूं मैं पर, योग मुद्रा का वर्णन कौन सी टेक्स्ट बुक में मिलता है? बता सकते हैं आप, योग मुद्रा का वर्णन कौन सी टेक्स्ट बुक में मिलता है, यह आपको बताना है। आपको सब आसन मिल जाएंगे, हलासन, सर्वांगासन, लेकिन योग मुद्रा कहाँ मिलेगी ये मुझे आपको बताना है। Assignments for extra practices of structured yogic practices out of class hours enhance skill and performance levels of their students is resembling। एक्स्ट्रा जो प्रैक्टिस है उसके जो असाइनमेंट है, तो सिलेक्टेड योगा प्रैक्टिस हैं जो क्लास के बाद की हैं, तो उनमें कौन सी मतलब मेथड उपयोगी ज़्यादा है ना? तो उसमें प्रोजेक्ट मेथड है, डेमोस्ट्रेशन मेथड है, डायरेक्ट प्रैक्टिस मेथड है, या रेस्पॉन्स टू इंस्ट्रक्शन मेथड है। तो देखिए, मुझे जहाँ तक लग रहा है इसमें, कि कक्षा के बाद चयनित जो योगाभ्यास है उनके अतिरिक्त अभ्यास हेतु कार्यभार से विद्यार्थियों के कौशल तथा कार्य निष्पादन स्तर में वृद्धि होती है। ये किस प्रकार की अध्ययन प्रणाली? देखिए, ये परियोजना यानी प्रोजेक्ट मेथड तो है नहीं, इसमें डेमोस्ट्रेशन मेथड भी नहीं है, निर्देशित अभ्यास प्रणाली या फिर अनुदेशक के प्रति प्रत्युत्तर प्रणाली। तो ये डायरेक्ट प्रैक्टिस मेथड हो सकता है, या रेस्पॉन्स टू इंस्ट्रक्शन मेथड हो सकता है ना? रेस्पॉन्स टू इंस्ट्रक्शन, अनुदेश के प्रति प्रत्युत्तर प्रणाली हो सकता है। चौथा इसमें ऑप्शन मुझे ठीक लग रहा है, क्योंकि जैसा उन्हें असाइनमेंट मिला उसके प्रत्युत्तर में उन्होंने वो अभ्यास किया, उन आसनों का अभ्यास किया, और उससे एक्स्ट्रा अभ्यास उन्होंने किया। तो मुझे 4 ऑप्शन ठीक लग रहा है। तो आप मुझे बताना, डेमोस्ट्रेशन मेथड क्या होता है आपको पता होना चाहिए, प्रोजेक्ट मेथड क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, और इंस्ट्रक्शन मेथड है ये क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, है ना? और अनुदेश जो मेथड है वो क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 83, इन द योग सूत्रा विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रच्छर्दन विद्यार वृद्धिर्भरण व प्रणश्या? देखिए हिंदी में देखते हैं इसको थोड़ा। योग सूत्र में प्रच्छर्दन, विधारणाभ्याम व प्राण से चित्त प्रसादन का कौन सा उपाय है? तो देखिए, चित्त प्रसादन के मैत्री करुणा मुदिता, उससे अगला ही ये सूत्र है। तो आप बताना कौन सा सूत्र है, कौन से अध्याय का सूत्र है। ठीक है, तो देखिए ये पहला ही उपाय इसमें बताया गया है ना, तो जो मैत्री करुणा मुदिता है उसके बाद ये पहला ही सूत्र है। इसके बाद और भी कई उपाय बताए गए हैं, तो लेकिन ये पहला ही सूत्र है उसके बाद तुरंत, तो इसका मतलब पहला ही उपाय हो गया। तो इसका उत्तर क्या हो गया? प्रथम। क्या हो गया? प्रथम। यानी ऑप्शन 1। 84 है, इन द करंट सिनेरियो, यानी वर्तमान में, विच टीचिंग अप्रोच इज गेटिंग एम्फेसिस इन एजुकेशन सिस्टम? यानी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शिक्षा प्रणाली में किस अध्ययन प्रणाली पर बल दिया जा रहा है? भाई, अध्यापक केंद्रित उपागम है, यानी टीचर सेंटर्ड है, स्टूडेंट सेंटर्ड है, या यूनिवर्सिटी सेंटर्ड है, या प्रौद्योगिकी
सेंटर्ड है। तो देखिए आज के युग में न्यू एजुकेशन पॉलिसी या जो भी शिक्षण पद्धतियां हैं, प्रौद्योगिकी केंद्रित उपागम पर फोकस किया जा रहा है। देखो विश्वविद्यालय केंद्रित उपागम का तो मतलब ही नहीं है ना। ऐसा थोड़ी कि विश्वविद्यालय में सभी बच्चों को लेके जाना है, या ऐसा नहीं कि विद्यार्थियों को सब कुछ बनाना है, या ऐसा नहीं कि टीचर पे सारा फोकस करना है। सबका मकसद एक ही है कि प्रौद्योगिकी उपागम का मतलब होगा टेक्नोलॉजी के साथ बच्चों को जोड़ना है। तो एआई है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ऐसे नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, रोबोट सेंसिंग है, और बहुत टेक्नोलॉजी है, उनके साथ बच्चों को जोड़ना है, तकनीकी के साथ बच्चों को जोड़ना है। अगर बच्चा तकनीकी के साथ नहीं जुड़ता है, टेक्नोलॉजी के साथ नहीं जुड़ता है, प्रौद्योगिकी के साथ नहीं जुड़ता है, तो बच्चा कहीं ना कहीं मार खा जाएगा, पीछे रह जाएगा। आपने देखा होगा ना, जिस बच्चे को मोबाइल टेक्नोलॉजी नहीं आती है तो बच्चा बैकवर्ड है थोड़ा सा। जिस बच्चे को कंप्यूटर लैपटॉप चलाना नहीं आता है तो उसको दिक्कत होती है। तो ये टेक्नोलॉजी का दौर है, तकनीकी का युग है, प्रौद्योगिकी का युग है। तो इसलिए बच्चों को आईसीटी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं ये आनी चाहिए, और इसी पर ही फोकस किया जा रहा है। देखा होगा आपने कोरोना काल के बाद डिजिटल इंडिया की बात हो रही है ना, कि आजकल क्लास भी ऑनलाइन चल रही है, आप सब जैसे पढ़ रहे हैं। तो जिस बच्चे को अगर वो यूट्यूब चलाना नहीं आता है, अपनी मेल आईडी बनानी नहीं आती है, कमेंट करना नहीं आता है, तो डिजिटल क्रांति से वो बच्चा जुड़ नहीं पाता है। तो आज इसी की जरूरत है ना। टीचर्स को भी, यूनिवर्सिटी को भी, कॉलेज को भी, स्कूल को भी, बच्चों को, सबको किसकी जरूरत है? टेक्नोलॉजी की। तकनीकी के साथ जो अच्छे से जुड़ जाता है वो ज़्यादा बेनिफिट उठाता है। तो आजकल सेंटर में क्या है? टेक्नोलॉजी है, प्रौद्योगिकी की है। Next question: a person who is desirous of adjusting his whole organization to a new situation, organized and guided by the educators, is called teacher, student, curriculum, education organization. तो देखिए 85 क्वेश्चन है। वह व्यक्ति जो अपने संगठन को शिक्षा प्रदान करने वाले द्वारा गठित और मार्गदर्शित नई स्थिति में समायोजित करने का इच्छुक होता है कहलाता है। वह व्यक्ति, क्वेश्चन को समझ में नहीं आता है तो 2 बार या 3 बार पढ़ सकते हैं। वह व्यक्ति जो अपने संगठन को शिक्षा प्रदान करने वाले द्वारा गठित, कोई संगठन है, कोई इंस्टीट्यूट भी हो सकता है, जो शिक्षा प्रदान करता है, मार्गदर्शित नई स्थिति में समायोजित करने का इच्छुक होता है। तो देखिए इसमें अध्यापक का भी बहुत बड़ा वो नहीं है, पाठ्यक्रम का भी कोई रोल नहीं है, शिक्षा संस्थान का भी कोई नहीं है। तो इसमें देखिए विद्यार्थी होता है, कि विद्यार्थी अपने आप को एडजस्ट करता है उसके अकॉर्डिंग, उस संस्था के अकॉर्डिंग, उस कुरिकुलम के अकॉर्डिंग। जैसे मान लेते हैं एक बच्चा स्कूल लेवल से जाता है तो कॉलेज में आता है ना, तो एडजस्ट करता है ना, वो टीचर्स के अकॉर्डिंग एडजस्ट करने की कोशिश करता है, करिकुलम के अकॉर्डिंग एडजस्ट करने की कोशिश करता है, और जो इंस्टीट्यूट है उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करने की कोशिश करता है। तो सबसे ज़्यादा एडजस्ट कौन कर रहा है यहाँ पर? स्टूडेंट करता है, विद्यार्थी करता है। मेरा तो ऐसा मानना है, क्योंकि विद्यार्थी उस संस्था के लिए नया है। तो विद्यार्थी हर परिस्थितियों में, जैसे उसको अंग्रेजी नहीं आती है बोलना, तो वो कोशिश करता है कि मैं अंग्रेजी सीखूं। टीचर्स के लेक्चर उसको समझ में नहीं आते तो वो कोशिश करता है कि मैं किसी तरह प्रयास करूं, है ना। तो जो स्टूडेंट होता है वो अपने आप को समायोजित करने का इच्छुक भी होता है। समायोजित तो करता है ना, वो अपने आप को एडजस्ट करना चाहता है, अपने आप को बढ़ाना चाहता है। तो मेरा ऐसा मानना है इसका ऑप्शन जो रहेगा वो विद्यार्थी रहेगा। नेक्स्ट 86, हाउ मेनी प्राणायाम आर मेंशन इन द वशिष्ठ संहिता। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है वशिष्ठ संहिता का, कि कितने प्राणायाम हैं। तो ये भी डाउटफुल क्वेश्चन है ये, क्योंकि जो वशिष्ठ संहिता है उसमें जो प्राणायाम है ना, वो 2 प्राणायाम को जिक्र मिलता है, एक केवल कुंभक और एक सहित कुंभक। लेकिन यहाँ पर 2 तो ऑप्शन है ही नहीं। हाँ लेकिन ये है क्रियाएं 3 मिलती हैं उसमें, जैसे रेचक, पूरक और कुंभक। और साथ में प्राणायाम की 3 अवस्थाएं मिलती हैं, अधम, मध्यम और उत्तम। यानी 3 क्रियाएं मिलती है, पूरक, रेचक और कुंभक। 3 अवस्थाएं मिलती है, अधम, मध्यम और उत्तम। लेकिन प्राणायाम के 2 प्रकार मिलते हैं, केवल कुंभक और सहित कुंभक। मैंने तो यहाँ तक देखा है, तो इसमें ऑप्शन है नहीं। ये मेरे लिए डाउटफुल पर्सन है। अगर आप इसको खोज सकते हैं, बता सकते हैं, तो आप मुझे बताइए। आप मुझे ये भी बताइए वशिष्ठ संहिता किसकी रचना है और किस किस का इसमें संवाद है। और आप मुझे ये भी बताइए कि कौन से चैप्टर में इसका वर्णन मिलता है, प्राणायाम का वर्णन मिलता है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो 2 होते हैं प्राणायाम के प्रकार, 2 प्राणायाम यहाँ पर बताए गए हैं।
लेकिन उसमें कुंभक और शहीद कुंभक, दो कुंभकों का जिक्र है। अगर ज़्यादा हो तो आप मुझे बताइए, मेरे संज्ञान में बिल्कुल भी नहीं है। वसई साइड, ये तो हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू योग बीज द मेथड ऑफ शीतली प्राणायाम इज। तो देखिए योग बीज किसकी रचना है, पहला प्रश्न आपके लिए। योग बीज के लेखक कौन है, रचयिता कौन है, और योग बीज में किसका संवाद मिलता है, आपको बताना है। तो देखिए शीतली योग बीज जो है ना, तो योग बीज में सहित जो कुंभक है ना, 4 भेद बताए हैं। ठीक है, सहित कुंभक के 4 भेद बताए हैं, एक सूर्य भेदी, एक उज्जाई, एक शीतला, एक भस्त्री। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि योग बीज में सहित कुंभक जो है उसके 4 भेद है, सूर्य, उज्जाई, शीतला, भस्त्री। यानी 4 तरह से आप सहित कुंभक के भेद 4 तरह से आप सहित कुंभक को कर सकते हैं। यानी 4 प्राणायाम है इसमें, सूर्य भेदी, उज्जाई, शीतला और भस्त्री का। ठीक है, और ये चारों प्राणायाम किसके भेद हैं, सहित कुंभक के। तो मेन कौन सा इसमें, सहित कुंभक है, और उसके भेद क्या है, सूर्य भेदी, उज्जाई, शीतला और भस्त्री का। अब इसमें पूछ रहा है कि जो शीतला जो है, एक दो बार नेट में आया है, ये पूछ सकता है कि कौन सा सहित कुंभक का भेद नहीं है। तो कहीं आपको दे देगा चंद्रभेदी, कहीं आपको दे देगा शीतकारी, है ना। इसमें शीतली है, शीतली को शीतला बोला है। ठीक है, तो देखिए हठ प्रदीपिका की बात होती है, हिरण संहिता की बात होती है, तो इनमें कुछ विधियां ना सिमिलर ही होती हैं। तो जो शीतली जो प्राणायाम होता है उसमें जीवा को बाहर निकाल के नाली नुमा बना के श्वास लिया जाता है इसमें। तो इसमें जो ऑप्शन आएगा, इसमें जीवा को गोल बनाकर है ऐसे, तो जीवा को गोल बना के वायु लेकर नासिका से निकालना होता है। तो ये विधि इसमें बताई गई है। तो इसमें क्या रहेगा, ऑप्शन 1 ठीक रहेगा। तो देखिए मुख से वायु खींचकर नासिका से निकालना, दोनों नासारंध्रों से वायु को लेकर बाएं नासारंध्र से निकालना, मुख से वायु लेकर मुख से ही निकालना, लेकिन इसमें ऑप्शन 1 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू रत्नावली विच प्रैक्टिसिंग खेचरी मुद्रा दी टर्म गोमाक्स भक्षण। तो देखिए गोमाक्स भक्षण शब्द आया है, हठ प्रदीपिका में भी शब्द आया है। तो हठ रत्नावली की चीजें या उसी तरह के श्लोक हठ रत्नावली में मिलते हैं। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस भी आपको लगाना है कि हठ रत्नावली में कोई अलग से बात नहीं की गई है, बहुत चीजें अलग से नहीं है, कॉमन ही बात है, सिमिलरली बात है। तो देखिए हठ रत्नावली में गोमाक्स भक्षण का अर्थ है, देखो गो का मतलब होता है जीभ, है ना। तो जीभ का मांस का मतलब होता है उसको तालु प्रदेश में लगाना। तो जीवा को तालु प्रदेश में लगाना क्या कहलाता है, गोमाक्स भक्षण कहलाता है। तो जीवा का तालु में लगाना कौन सा ऑप्शन बन गया, सी ऑप्शन होगा इसमें। ठीक है, कौन सा ऑप्शन, सी का मतलब 3 नंबर, जीवा को तालु में लगाना। सुषुम्ना नाड़ी को चलाना, शक्ति चालन करना या जीवा का चालन करना, ये ऑप्शन नहीं है। तो आप मुझे बताना कि इसमें ना खेचरी मुद्रा सबसे लास्ट में दी गई है, 10वीं मुद्रा दी गई, 10 मुद्राओं का जिक्र मिलता है। तो आप मुझे बताना हठ रत्नावली में कौन सा चैप्टर है जिसमें मुद्राओं का जिक्र मिलता है। ठीक है, आपके लिए प्रश्न है 89, अकॉर्डिंग टू हठ प्रदीपिका विच आसन इज रिक्वायर्ड फॉर प्रैक्टिसिंग नादानुसंधान। नादानुसंधान के लिए कौन सा आसन है। तो देखिए सीधा सा श्लोक आता है, मैं पहले भी पूछ चुका हूं, यही क्वेश्चन होते हैं जो घुमा फिरा कर पीछे पूछे जाते हैं। तो आप मुझे बताना कौन से चैप्टर में नादानुसंधान का वर्णन मिलता है, नादानुसंधान को दूसरा नाम, उस चैप्टर का दूसरा नाम क्या है। और इसमें स्पष्ट कहा था नादानुसंधान की जो 4 अवस्थाएं उसमें कहा गया है कि आपको मुक्तासन में बैठकर इसका अभ्यास करना है। तो एक प्रश्न मैं यहाँ पर खड़ा कर रहा हूँ और आपके लिए कि नादानुसंधान जो है वो मुक्तासन में तो बैठकर है, लेकिन वहां पर एक मुद्रा भी बताई है। कौन सी मुद्रा में, बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी मुद्रा में, यानी मुक्तासन में बैठकर कौन सी मुद्रा। तो आपका ये ए ऑप्शन तो ठीक है मुक्तासन, लेकिन मुद्रा पूछ लेता तो वो आपको बताना है। ये आपके लिए प्रश्न है कि मुक्तासन में बैठकर कौन सी मुद्रा लगानी है, उसके बाद आपको नादानुसंधान करना है, ऐसा बताया है। तो मुक्तासन तो हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हठ प्रदीपिका में नादानुसंधान के अभ्यास के लिए किस आसन में बैठना बताया है? ये तो हो चुका है हमारा, हिंदी में था ये तो। अकॉर्डिंग टू कठोपनिषद, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग आत्मा कंट्रोल बी नो वन? आत्मा को कठोपनिषद के अनुसार निम्नलिखित में से किसके द्वारा आत्मा को नहीं जाना जा सकता है? तो देखिए, कठोपनिषद में एक सूत्र आता है, आपको पता होना चाहिए वो कौन सा सूत्र है। ठीक है, तो इसमें 5 ऑप्शन है। कितने ऑप्शन है? 5 ऑप्शन है। तो आत्मा को किसके द्वारा नहीं जाना जा सकता है? आत्मा को किसके द्वारा नहीं जाना जा सकता, यानी 3 ऐसे ऑप्शन है जिसके द्वारा नहीं जाना जा सकता है। तो मैं आपको बता दूं भाई, आत्मा को चर्चा के द्वारा कौन जान सकता है? नहीं जाना जा सकता है। प्रवचन से भी कोई नहीं जान सकता है। तो कॉमन सेंस से भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं। आपने नहीं पढ़ा है तो आप स्पष्ट ढंग से कह सकते हैं कि भाई प्रवचन से, मैंने कहा था ना, घट प्रतिपिका में एक साथ श्लोक आता है कि कथा सुनने से, वस्त्र पहनने से वो योग सिद्धि नहीं कर सकता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है, समाधि को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो कौन सा सूत्र मैंने पूछा था? तो यहाँ पर भी उसी तरह की बात की है। भाई आत्मा को, मान लीजिए आपका पढ़ा हुआ ही नहीं है प्रश्न, तो आत्मा को प्रवचन से जाना जा सकता? नहीं जाना जा सकता। आत्मा को चर्चा के द्वारा जाना जा सकता? नहीं जाना जा सकता। आत्मा को शास्त्र अध्ययन से जाना जा सकता? नहीं जाना जा सकता। तो 3 ऑप्शन तो हमें ऐसे ही मिल गए कि भाई प्रवचन ए, चर्चा के द्वारा सी और शास्त्र अध्ययन डी, यानी तीनों के द्वारा आत्मा को नहीं जाना जा सकता है। तो किससे जाना जा सकता है? ईश्वर कृपा से जाना जा सकता है, ऐसा कठोपनिषद में कहा है। और यज्ञ के द्वारा, है ना, उसकी याचना करके, है, उसकी याचना करके। यज्ञ का मतलब यहाँ पर है उनकी याचना करके, उनकी प्रार्थना करके, भक्ति करके। तो इस तरह से आत्मा को जाना जा सकता है। तो 3 ऑप्शन हटा दीजिए, यानी किससे नहीं जाना जा सकता? इसमें ऑप्शन ए सी डी आएगा। तो क्या हो गया? एक ऑप्शन। तो 1 नंबर इसमें बिल्कुल ठीक है। तो मैंने बताया ना, प्रवचन से आत्मा को नहीं जाना जा सकता, चर्चा के द्वारा आत्मा को नहीं जाना जा सकता, और शास्त्र अध्ययन से आत्मा को नहीं जाना जा सकता। तो किससे जाना जा सकता है? यज्ञ से, ईश्वर की याचना करके, और ईश्वर कृपा से ही जाना जा सकता है। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया। आगे 91, अकॉर्डिंग टू द वैशेषिक फिलॉसफी विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर? पदार्थ, जो वैशेषिक दर्शन है उसके अनुसार कौन से मैटर हैं या पदार्थ हैं? तो देखिए, वैशेषिक दर्शन जो है उसमें कुल 6 पदार्थों की चर्चा की गई है। कितने पदार्थों की? 6 पदार्थों की चर्चा की गई है, जिसमें द्रव्य है, गुण है, कर्म है। द्रव्य, गुण और कर्म। तो देखिए, जो पदार्थ है वो एक द्रव्य है, एक गुण है, एक कर्म है। तो ये 3 क्या है? पदार्थ है। 3 जो तत्व हैं ये पदार्थ हैं। ठीक है, तो जिसमें बी, डी और ई है, बी, डी, ई किस में है ये आपको देखना है। तो बी और डी और ई किस में है? 3 नंबर ऑप्शन आएगा इसमें। कितने नंबर? 3 नंबर आएगा। तो अब आपको ये बताना है 6 पदार्थ कौन से? 3 तो हमने मिल गए, 3 तो द्रव्य, गुण और कर्म। 6 पदार्थ कौन से हैं उनको आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। किसमें? वैशेषिक दर्शन में। अच्छा, द्रव्य कितने होते हैं वैशेषिक दर्शन में? 9 बताए हैं। तो आप मुझे बता सकते हैं उनके नाम कौन कौन से हैं, जरूर बताना। और जो गुण होते हैं उनकी संख्या कितनी है? सिर्फ गुणों की संख्या बतानी है, ठीक है। और कर्म के कितने प्रकार बताएं ये आप बता देना मुझे। गुण कितने हैं, कितने हैं, और कर्म के कितने प्रकार हैं ये आपको बताना है। ये आपके लिए मैं प्रश्न खड़े कर रहा हूं, ठीक है। और वैशेषिक दर्शन के रचयिता कौन है ये भी आपको बताना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 92 क्वेश्चन।
92 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट ऑफ द द्वादश निदान एज पर द बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी। जो बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी है, बुद्धिस्ट जो फिलॉसफी है या बौद्ध जो मत है, उसके अनुसार द्वादश निदान के अंग कौन से हैं? बड़ा अच्छा प्रश्न है। द्वादश निदान यानी 12 निदान बताए गए हैं कि जिनसे आप, निदान का मतलब होगा ना डायग्नोसिस। तो देखिए आपके लिए मैं बता दूं, इसमें एक तो आपका जाति है, एक निदान तो आपका। दूसरा आपकी तृष्णा है, दूसरा। तीसरा आपका विज्ञान है। 12 निदान में 3 तो ये मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो जिसमें ये तीनों है, जाति, तृष्णा और विज्ञान, ये क्या है? 12 निदान में से 3 है। जल्प और गुण ये निदान में शामिल नहीं है, ठीक है। तो द्वादश निदान में जाति, तृष्णा, विज्ञान, संस्कार, अविद्या, जरा मरण, भव, उपादान, वेदना, स्पर्श, षड्यतन और नाम रूप, ये लगभग आते हैं। तो आप मुझे नाम लिख के बताना, अपने कॉपी में भी नोट कर लेना कि द्वादश निदान कौन से हैं, ठीक है। तो उसमें क्या क्या आ गए? द्वादश निदान में एक जाति, एक तृष्णा, एक विज्ञान, 3 ये हो गए। 4 संस्कार, 5 अविद्या, 6 जरामरण, 7 भाव, 8 उपादान, 9 वेदना, 10 स्पर्श, 11 षड्यतन, 12 नाम रूप, ठीक है। तो ये 12 निदान बताए हैं, इनका थोड़ा थोड़ा आपको अर्थ पता होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा ये आपको मैंने बता दिया। अब आप ऑप्शन खुद देख लीजिए। इसका उत्तर क्या रहेगा? 2, क्योंकि जिसमें BCD है तो BCD किस में है? 2 में है, तो इसका उत्तर क्या रहेगा? 2 रहेगा, ठीक है। BCD जिसमें है उसका उत्तर क्या रहेगा? 2 रहेगा, ठीक है। क्लियर? तो बौद्ध आइडियोलॉजी में पता चल गए 12 निदान। अगला, इन अकॉर्डेंस विद द ईश्वास्योपनिषद, मृत्यु में हिंदी में देखते हैं पूरा ना, थोड़ा अंग्रेजी दूर से स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही है। ईशावास्योपनिषद के अनुसार मृत्युंजृत्वा संबंधित है। तो देखो 2 श्लोक ऐसे हैं जिनमें ये शब्द आता है। तो ये ईशावास्य जो उपनिषद है उसका 11वां और 14वां मंत्र है, ठीक है। आप मुझे बताना ईशावास्य उपनिषद में कुल कितने मंत्र हैं या कितने श्लोक हैं? कितने मंत्र या कितने श्लोक हैं ये आपको बताना है, ठीक है। कितने मंत्र या कितने श्लोक हैं ईशावास्य उपनिषद में? क्योंकि इसका पहला जो मंत्र है या श्लोक, उसमें पहले ईशावास्य की बात की, इसलिए इसका नाम ईशावास्य पड़ गया है। तो इसमें 11वां और 14वां मंत्र है, दोनों में ये बात कही गई है ना। अविद्या मृत्यु तीर्थवा, और जो 14वां सूत्र है उसमें भी विनाशेन मृत्यु तीर्थवा। तो एक अविद्या आ गया, एक विनाशीन आ गया। तो अविद्या और विनाश, तो अविद्या बी ऑप्शन हो गया और विनाश क्या हो गया? एक तो ये ऑप्शन हो गया और दूसरा विनाश, क्योंकि दोनों जो सूत्र हैं, 11वां जो मंत्र है और 14वां जो मंत्र है, दोनों में यही मृत्यु तीर्थवा आता है। तो एक अविद्या से आता है अविद्या मृत्यु तीर्थवा, और एक आता है विनाशेन मृत्यु तीर्थवा। तो एक 14वां सूत्र है, 11वां सूत्र है, तो दोनों के अनुसार क्या बन गया? बी और डी। तो बी और डी जिसमें ऑप्शन है वो इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बी और डी जो ऑप्शन है, देखिए बी और डी जो ऑप्शन है, बी और डी 2 में है, ठीक है। कितने नंबर पे है? 2 में है। तो इसका उत्तर क्या रहेगा? 2 नंबर रहेगा, अविद्या और विनाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवत गीता के अनुसार राजसिक आहार के लक्षण नहीं है। राजसिक आहार के लक्षण नहीं है, यानी कौन सा राजसिक आहार नहीं है? तो देखिए राजसिक जो आहार होता है ना, तो आपको पहले तो ये बताना है कि ये जो 3 प्रकार के आहार की चर्चा की है ना गीता में, कौन से अध्याय में की है? उस अध्याय का नाम आपको बताना है। अध्याय कौन सा है वो, और उस अध्याय का नाम क्या है। और ये मैं आपको बता देता हूं, वो 9वां श्लोक है, ठीक है। 9वां
श्लोक है। तो कौन से अध्याय का वो 9वां श्लोक है जिसमें राजसिक आहार की चर्चा की गई है? लेकिन अध्याय का नाम और अध्याय नंबर कौन सा है वो आपको बताना है, तो थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा। मैं तो बता दूंगा इजीली आपको। तो देखिए राजसिक जो आहार है ना के लक्षण नहीं है। तो देखिए लवण युक्त आहार राजसिक आहार का लक्षण है, बहुत गर्म किया हुआ भोजन भी राजसिक आहार का लक्षण है। तो ये दो तो मुझे पता है राजसिक आहार के लक्षण हैं। तो लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है लक्षण नहीं है, तो लक्षण नहीं है यानी संदिग्ध राजसिक आहार का लक्षण नहीं है, क्योंकि ये सात्विक आहार का लक्षण है। स्थिर रहने वाले आहार ये भी सात्विक आहार का लक्षण है, और रस युक्त आहार ये भी सात्विक आहार का लक्षण है। ठीक है, तो राजसिक आहार के लक्षण नहीं है, तो बच गए 3, वो लक्षण नहीं है। तो राजसिक आहार के लक्षण क्या है? ए और सी। तो ए और सी जिसमें उसको तो कट कर दो, ए और सी पहले में है। देखो कुछ क्वेश्चंस आपको विवेक से करने पड़ेंगे। ठीक है, ए और सी इसमें भी है तो इसको कट कर दो, इसमें सी है इसको कट कर दो। ठीक है, इसमें सी है इसको कट कर दो। अब बच गया क्या? 3 नंबर। तो 3 नंबर इसका उत्तर रहेगा बी डी ई, यानी संदिग्ध है, स्थिर रहने वाले हैं और रसयुक्त हैं। ऐसा आहार सात्विक आहार होता है, राजसिक आहार नहीं है। ठीक है, तो इसमें उल्टा पूछा है क्वेश्चन। ये पूछ लेता कि राजसिक आहार के लक्षण हैं तो फिर कौन सा आता? लवण युक्त आता और गर्म आता, ए और सी ऑप्शन आते। लेकिन ये पूछा है राजसिक आहार के लक्षण नहीं है, यानी लवण युक्त और बहुत गर्म यानी उष्ण, ये तो राजसिक आहार के लक्षण है, लेकिन नहीं जो बच गई वो। तो कई बार घुमा फिरा के भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो आपसे निवेदन है कि ये कौन से अध्याय में है और कौन सा श्लोक है, उस अध्याय का नाम बताना है। और आपको सात्विक राजसिक और तामसिक आहार को अच्छे से रट लेना है, ये जरूर आता है किसी न किसी एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू ध्यान बिंदु उपनिषद, सुप्रीम सोल परमात्मा हैज बीन रेफर्ड टू एज, यानी ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार परमात्मा की स्थिति बताई गई है, यानी त्रिविध ब्रह्मा बताया गया है, या त्रिगुण बताया गया है, या त्रयाक्षर बताया गया है, या अर्धमात्रा बताया गया है, या वेदज्ञ बताया गया है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दूं क्या मैं? बताओ अगर आप बता सकते हैं तो देखिए स्वयं ढूंढेंगे तो अच्छा रहेगा। ध्यान बिंदु उपनिषद ढूंढो आप, अर्धमात्रा तो मैंने बता दिया आपको, आप ढूंढिए खुद इसको, ये क्वेश्चन आपके लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन 96। योग कुंडलिनी उपनिषद में कुंडली जागरण के कौन से साधन बताए? तो देखिए स्पष्ट बताया, सीधा सा है। योग कुंडलिनी उपनिषद में कुंडली जागरण के 2 उपाय बताए हैं। एक सरस्वती चालन बताया गया है और दूसरा प्राणायाम बताया गया है। ठीक है, तो ए और बी, तो ए और बी किसमें ऑप्शन है? पहले में ही है, तो पहला इसका उत्तर हो गया। आप मुझे बताइए सरस्वती चालन का मतलब क्या बताया गया है? ठीक है, सरस्वती चालन का मतलब क्या बताया गया है योग कुंडलिनी उपनिषद में, ये आपको बताना है। और इसमें कुल कितने सूत्र हैं ये भी आपको बताना है। नेक्स्ट 97। योग सूत्र में ब्रह्मेत समाधि की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति के अंतर्गत वर्णित है। तो देखिए ब्रह्मेत समाधि का पूरा एक सूत्र है, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है ऐसे ये। तो वो अगर सूत्र आपको पता है ना, तो उसी सूत्र के छोटे छोटे टुकड़े दिए इन्होंने, क्योंकि ज्ञान प्राप्ति का एक सूत्र लिखा है। तो ज्ञान प्राप्ति के अंतर्गत उसमें देखो क्लेश कर्म निवर्ती तो पहले है, सूत्र में आता है। एक है इनका अंत्यात, जो बी है अंत्यात। अंत्यात का मतलब होता है सीमा रहित, क्योंकि ज्ञान है वो सीमा रहित होता है। और दूसरा है गेयम अल्पम, गेयम अल्पम सी, बी और सी। गेयम अल्पम का मतलब होता है बहुत कम, है ना। तो बी और सी जिसमें ऑप्शन है वो आपका ब्रह्मेत समाधि की ज्ञान की प्राप्ति के अंतर्गत आता है। तो बी और सी देखिए किसमें ऑप्शन है, 2 नंबर में ऑप्शन है बी और सी। तो आप मुझे ये बताना ब्रह्मेत समाधि का ये सूत्र कौन सा है, और कौन से योग सूत्र में कौन सा जो चैप्टर है जिसमें ब्रह्मेत समाधि का जिक्र मिलता है। ठीक है,
धर्ममेध समाधि का जिक्र मिलता है वो योग सूत्र का कौन सा पाद है? क्योंकि धर्ममेध समाधि का वर्णन 3-4 सूत्रों में मिलता है, तो कौन सा पाद है? दूसरा, ये जो सूत्र है ये कौन सा सूत्र है जिसमें ज्ञान की चर्चा की गई है ना। नेक्स्ट 98 क्वेश्चन, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ दृश्य अकॉर्डिंग टू यज्ञ सूत्र? यज्ञ नहीं है, योग सूत्र है ये। एक मिनट, हाँ इसमें स्पेलिंग रॉन्ग लिखी गई है, योग सूत्र है ये। योग सूत्र के अनुसार दृश्य के भेद बताए गए हैं। तो देखिए दृश्य यहाँ पर किसको कहा गया है? प्रकृति को कहा गया है। तो दृश्य के जो भेद हैं, मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूं। योग सूत्र का जो दूसरा चैप्टर है उसमें एक सूत्र मिलता है, ठीक है। उसमें सूत्र का नाम है विशेष अविशेष लिंग अलिंगानी, ठीक है। ये सूत्र है विशेष अविशेष लिंग अलिंगानी। तो देखिए इसमें दृश्य के भेद बताए गए हैं। तो उसमें हमने सूत्र से जान लिया, विशेष इसमें दे रखा है, अविशेष इसमें दे रखा है, अलिंग इसमें दे रखा है। इसमें प्रत्यक्ष या अनुपश्य नहीं है और दृश्य मात्र नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ए, इसमें ऑप्शन क्या बन गए? इसमें ऑप्शन एक तो विशेष हो गया, विशेष, दूसरा अविशेष, तीसरा अलिंग। तो 3 जिसमें हैं ए सी डी। ए सी डी किसमें है? 2 नंबर में है, तो ये इसका ऑप्शन हो गया। तो आपके लिए मैं यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन खड़े कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। एक तो ये कि ये दूसरे चैप्टर में है सूत्र, तो कौन सा सूत्र है, ठीक है। दूसरे अध्याय का नाम क्या है और दूसरे अध्याय का कौन सा सूत्र है? विशेष है, विशेष लिंग अलिंगानी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, विशेष में कितने तत्व बताए गए हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलान आया था एक बार इसका। विशेष में कितने तत्व हैं, अविशेष में कितने तत्व हैं, लिंग में कितने तत्व बताए हैं और अलिंगानी जो है उसमें कितने तत्व बताए हैं। और इन सबको अगर हम जोड़ दें तो कुल कितने तत्वों की बात की गई है? जैसे सांख्य योग में 25 तत्वों की बात की गई है, तो योग दर्शन में कितने तत्वों की बात की गई है, ठीक है। और यहाँ पर इस सूत्र में कितने तत्व बताए गए हैं? विशेष है, विशेष लिंग अलिंगानी, यानी विशेष में कितने तत्व है, विशेष में कितने हैं, लिंग में कितने हैं, अलिंग में कितने हैं, ठीक है। आपके लिए प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन 99, अकॉर्डिंग टू हठ प्रदीपिका द बेनिफिट ऑफ द मूलबंध डिस्क्राइब आर। मूलबंध के क्या क्या लाभ बताए गए हैं? हठ प्रदीपिका के अनुसार मूलबंध के लाभ आपको बताना है। तो नाड़ी शुद्धि, भाई मूलबंध से नाड़ी शुद्धि मुझे तो ये उचित नहीं लग रहा है। ये तो क्लियर हो गया आपका कि मूलबंध से तो नाड़ी शुद्धि हो ही नहीं सकती है, कहीं वर्णन ही नहीं है, तो इसको हटा दीजिए। इसका मतलब जिसमें यह ऑप्शन है वो तो हो ही नहीं सकता। दूसरा है अपान और प्राण की एकता, बिल्कुल ये बात कही गई है, प्राण और अपान की एकता होती है मूलबंध से। दूसरा मल मूत्र की अलपता, हाँ बिल्कुल मल मूत्र कम होता है, बिल्कुल सही बात है, ये बताया गया है क्योंकि मूलबंध संबंधित है मल मूत्र से, है ना। और प्राण अपान से रिलेटेड है, अपान वायु वहाँ होती है, उसकी एकता होती है। और इसमें बताया गया वर्ध भी युवक के समान हो जाता है, हाँ युवावस्था प्राप्त होती है, ये भी उसमें बताया गया है। और एक कुंडलिनी जागरण भी इसमें बताया गया है। तो लेकिन कुंडली जागरण का ऑप्शन तो इसने नहीं दिया है, इसने ऑप्शन यही दिए गए हैं अपान प्राण की एकता मलमूत्र की, यानी इसमें जो ऑप्शन बन रहे हैं ये एक तो बी बन रहा है, इसमें सही है, ये ठीक है। और वृद्ध भी, यानी यहाँ पर क्या है, युवा अवस्था आ जाती है, क्या आ जाती है, युवा अवस्था, वो युवा हो जाता है, ठीक है। और कुंडलिनी का जिक्र भी मिलता है ना, कुंडलिनी, लेकिन कुंडलिनी का तो यहाँ चर्चा नहीं है। तो देखिए इसमें बी सी और डी जिसमें हो, बी सी डी किसमें है, 2 नंबर में है, किसमें है, 2 नंबर में है, तो ये ऑप्शन हो गया है। अब देखिए इसमें अलोलुपता की स्थिति प्राप्त होती है, अब ये तो कोई औचित्य नहीं है, ऑप्शन बनेगा। तो जिसमें ई है तो वो तो कैंसिल कर दो बिना देखे, तो इसमें 3 और 4 तो वैसे कैंसिल हो गई। देखो ऐसे भी आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अलोलुपता की स्थिति प्राप्त होती है, तो ये तो क्वेश्चन ठीक नहीं बना ना। तो अलोलुपता का तो क्या मतलब है, तो इसको हटा दो, यानी जिसमें ई है ऑप्शन, यानी 3 में है और 4 में, दोनों को हटा दो,
तो देखो 50% रेशो बच जाता है, एक तो ठीक होना आपका। तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जब समझ में ना आए तो आप मुझे ये बताना कि मूलबंध का वर्णन है ये कौन से चैप्टर में मिलता है। चलो चैप्टर में बता देता हूँ, तीसरे चैप्टर में मिलता है। तो तीसरे चैप्टर का ये कौन सा श्लोक है जिसमें इसका मूलबंध का वर्णन मिलता है? ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट 100 क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू वशिष्ठ संहिता। वशिष्ठ संहिता के बड़े क्वेश्चन पूछ रहे हैं अब की बार, 2-3 क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं। अकॉर्डिंग टू वशिष्ठ संहिता द फिजिकल लोकेशन ऑफ अपान वायु इन ह्यूमन बॉडी आर। भाई वशिष्ठ संहिता के अनुसार शरीर में अपान वायु के स्थान है, तो सीधी बात अपान वायु नाभि से नीचे नीचे मिलेगी। ठीक है, तो इसका मतलब नाभि से ऊपर की अगर बात करा तो हाँ उस ऑप्शन को हटा दो। तो देखिए यहाँ पर कंठ की बात हो तो जिसमें ई ऑप्शन है उसको हटा दो। कुछ कॉमन सेंस बता रहा हूँ आपको कैसे क्वेश्चन। भाई अपान वायु तो नीचे होती है तो इस ऑप्शन को हटा दो, कैंसिल कर दो इसको। 3 नंबर जो ऑप्शन है इसको कैंसिल कर दो, ये दोनों तो कैंसिल हो गए जिसमें ई है। अब बात बनी या तो एबीडी है या बीसीडी है या तो जंघा इंक्लूड है उसमें या पांव का अंगूठा है। तो देखिए अपान वायु का जो स्थान है वो जानु यानी नाभि से नीचे एक नाभि मूल, ठीक है, और तीसरा जानु जंघा और नाभि मूल, 3 जगह अपान वायु का स्थान बताया है। तो यानी सी ऑप्शन इसमें नहीं है, ऑप्शन ए इसमें रहेगा। ठीक है, तो ये 100 क्वेश्चन 100वां क्वेश्चन था, मतलब हमारी तरफ से 50वां क्वेश्चन था अपना जो सब्जेक्टिव है। ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसा है, या 100 ही कर लें आज, बताइए आप। हठ प्रतिपिका के अनुसार उज्जय प्राणायाम के लाभ। नाड़ी दोष का नाश होता है, वात रोगों का नाश होता है, कफ दोषों का हरण है, जलोदार रोग, क्षुधा तृष्णा नाश। तो भाई देखो उज्जय जो प्राणायाम है मुझे इतना पता है कि वात दोषों का नाश होता है और कफ दोषों का नाश होता है, ये सही बात है दोनों। देख लीजिए आप, तो बी और सी जिसमें हो, बी सी 2 जगह है, 4 में है ना, और 2 में है। तो या तो बीसी के साथ ई है या बीसी के साथ डी है। तो जलोदार रोग का तो मुझे नहीं लगता कहीं है, ई इसमें ऑप्शन रहेगा। तो बी सी और ई होना चाहिए, बी सी और ई। तो बी सी ई 3 में है, तो 3 नंबर इसका ऑप्शन रहेगा मेरे अकॉर्डिंग। तो फिर भी आप इस सूत्र को देखिए, उज्जय प्राणायाम कौन से अध्याय में है और कौन सा इसका सूत्र है। बाल्यावस्था में प्रोटीन की कमी के कारण कौन सी बीमारी हो सकती है, यह आपको बताना है। प्रोटीन की कमी से मरामस रोग होता है, क्वाशियर भी होता है, बच्चों में रिकेट्स भी होता है, कैराटोमेलेशिया भी होता है, जीरोपैथिलीमिया भी होता है। ठीक है, इनकी चर्चा हम बाद में करेंगे क्योंकि टाइम बहुत हो गया है। आप भी बोर हो गए होंगे ना, परेशान हो गए हैं कि सर ने इतना काम दे दिया, ये काम ही सुलटेगा आज तो पूरे दिन। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर भी आपके मन में कोई सजेशन हो, सुझाव हो, सलाह हो, कोई क्वेरी हो, कुछ बताना चाहते हैं, है ना, तो आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आप सबका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।